हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपकी डांट लगाने आया हूँ। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त, अपना टीचर समझते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैंने कभी कोई चीज़ को शुगर कोट करके आपको कभी नहीं बताया। जो हकीकत है वही बयां करता हूँ मैं, और उसी पे मेरा गुजारा चल रहा है ना। इतना तो लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ मुंह पे जो भी है। ठीक है, तो मैं लिपापोती नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि तुम अगले बार अच्छा कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। मैं बिल्कुल साफ साफ बात करूँगा, आपकी गलतियों को गिनाऊंगा और फिर बताऊंगा आपको क्या नहीं करना चाहिए। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो हादसा गंगानगर के बच्चों के साथ हुआ, जो अभद्र व्यवहार केरला के बच्चों के साथ हुआ, वो नहीं होना चाहिए। और एनटीए को उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ और मैं कंडेम करता हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ को। और एनटीए को बच्चों के भविष्य के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे जो एक तो ऐसे ही एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस पे हैं और उसके बाद उनकी इस तरह की फ्रिस्किंग से बहुत नेगेटिव माहौल होता है और उन बच्चों का मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो आप परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा एनटीए के लिए कि जिन लोगों के साथ, जिन जिन सेंटर्स पे ऐसा हुआ, उसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान निकालें, उनको एक बार और तैयारी करने का मौका दें या उनको एक बार और परीक्षा देने का मौका दें, ताकि उनके करियर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ये तो हो गई एनटीए की बात। अब मैं तुम्हारी बात करता हूँ। जो बच्चे जिनको सेंटर पे कोई खास दिक्कत नहीं आई, थोड़ी बहुत दिक्कत, धूप था, गर्मी थी, ये सब दिक्कत तो भाई एनटीए भी कुछ नहीं कर सकता। बट ऐसा कुछ हादसा उनके साथ नहीं हुआ और उनका रिजल्ट खराब आ रहा है, उनका पेपर अच्छा नहीं गया। मैं बस एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे ईमानदारी से दे दो, अगर मुझे कुछ मानते हो तो। जो बच्चे पूछते हैं मुझसे सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, जो बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर क्या करें, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, बेटा मुझे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम डिजर्व करते थे डॉक्टर बनना? ईमानदारी से बताना। 18 लाख बच्चे हैं, क्या तुमने उन 18 लाख बच्चों में सबसे ज्यादा मेहनत की थी? किसी और को कंपटीशन के बात छोड़ो। क्या तुमने अपना 100% दिया था? तुम पूरे साल अटेंटिव थे? नहीं। मैंने देखे ना तुम्हारे कमेंट, सर मैं ये आपके ये वीडियो देख लूंगा तो मेरे कितने नंबर बन जाएंगे, मैं आपके ये नोट सॉल्व कर लूंगा तो मेरे कितने नंबर बन जाएंगे। तुम पढ़ोगे क्रैश कोर्स, और तो क्रैश कोर्स में आपको रिवीजन कराया जा सकता है। क्रैश कोर्स में जितना पॉसिबल है उस हिसाब से लीपापोती करके आपको कराया जा सकता है। अगर सिर्फ क्रैश कोर्स से सिलेक्शन होता बेटा, है ना, तो आपको तो क्रैश कोर्स, हम क्या करते हैं, हम आपको मोटिवेट करते हैं, अभी भी कोशिश है करो, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी अपना 100% दो। और उस क्रैश कोर्स से भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन होता है। बट वही है, आप उस टाइम पे भी अपना 100% नहीं देते। आप फिर सर मैं इतना कर लूँ तो इतना हो जाएगा। आपकी आदत खराब हो गई है। आप इतना सा करना चाहते हैं और इतना रिजल्ट चाहते हैं। बेटा तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। तुम 2 घंटे पढ़ के सोचोगे तुम्हें वो रिजल्ट आ जाता हो, फिर तो अनफेयर है ना उनके साथ। बताओ क्या ये जायज है? तो ये सोचो, तुम बहुत आराम से ध्यान से सोचो कि आपने बोल दिया एनटीए ने पेपर बहुत लेंदी सेट किया, बहुत अच्छी बात है, लेंदी सेट किया होगा एनटीए ने। बट तुम्हारे तो 250 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे लिए तो लेंदी नहीं था। तुम्हारे 350 आ रहे हैं, तुम्हारे लिए तो लेंदी नहीं था। मेरी सांत्वना उन बच्चों के साथ है जिनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता अगर एनटीए ने थोड़ा इजी पेपर सेट किया रहता। और उनका अभी 560 पे नंबर अटक गया। 40-50 नंबर का मैं बफर आपको दे सकता हूँ पेपर के लिए, बट जो 400 नंबर ला रहा है उसका तो वैसे भी नहीं होना था। तो तुम किस बात के चौड़े हो रहे हो? भाई आप तैयारी अपनी ऐसे करो ना कि एनटीए कैसा भी पेपर सेट करे आपका सिलेक्शन हो जाए। जिस बच्चे ने भी पूरे साल बायोलॉजी पढ़ी, जिस बच्चे ने भी पूरे साल फिजिक्स पढ़ा, जिस बच्चे ने भी पूरे साल केमिस्ट्री पढ़ा, उनका सिलेक्शन अच्छे से हुआ, उनके नंबर अच्छे आए हैं, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। एंड अगेन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं आया पेपर। स्टॉप क्रिबिंग एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड ऑन टू इट। बहाने बनाओगे, दुनिया भर के बहाने हैं। तुम गरीब हो, बहाना ही है ना। मैं भी 3500 रुपये में रह के पढ़ के डॉक्टर बना हूँ आज, ठीक है। मुझसे भी कुछ लोग गरीब होंगे, ठीक है। जब तुम दुख देखोगे ना तो तुम्हारा दुख दूसरे के दुख के सामने में कुछ नहीं होगा, और उनकी सक्सेसफुल स्टोरी होगी। बच्चे पूछते हैं मेरा 4th अटेम्प्ट था, मेरा 5th अटेम्प्ट था। मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, कोई एक लड़की थी एम्स दिल्ली की, उसने 5th अटेम्प्ट में एम्स दिल्ली निकाला। कहाँ से? गांव से पढ़ के। वो तो बिहार वार के किसी गांव में या यूपी के किसी गांव की थी। तो मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, उसने तो 5th अटेम्प्ट में निकाला। तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम 5th अटेम्प्ट में भी रो रहे हो। तो जिसको करना होगा ना वो किसी भी हालात में कर लेगा, ठीक है।
एक शिक्षक का रोल, एक कोचिंग संस्था का रोल सिर्फ 10 से 15% होता है। मैंने वैसे बच्चों को पढ़ाया होगा जिसके 710 नंबर भी आए होंगे, मैंने वैसे बच्चों को ही पढ़ाया होगा जिसके 126 नंबर भी आए होंगे, और मैंने वैसे बच्चों को ही पढ़ाया होगा जिसके नेगेटिव में भी नंबर आए होंगे। टीचर तो सेम है, सेम कोर्स उसने फॉलो किया। अब कितना पढ़ा और उसको इंप्लीमेंट कितना किया तो विद्यार्थी पर डिपेंड करता है ना। तभी मैंने आपको एक टाइम टेबल बना के दिया था कि बेटा 50% टाइम आप अपने सेल्फ स्टडी को दीजिए। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर खुद वो जज्बा नहीं होगा डॉक्टर बनने का, तब तक मैं क्या दुनिया की कोई ताकत आपको डॉक्टर नहीं बना सकती। लोग कहते हैं ना हम तुम्हारा उंगली पकड़ा के तुमको डॉक्टर बना देंगे, कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर उंगली पकड़ा के मेरे पास कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला होता जिससे सिर्फ मेरे बच्चे डॉक्टर बनते तो आज हम यहां थोड़ी होते। समझ रहे हो बात? किसी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, वो छड़ी आपके पास है, आपको खुद पे घुमानी पड़ेगी वो छड़ी, और तब होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे मोटिवेशन देखना है ना। मैं कर सकता हूं, मैं मर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और दूसरे दिन फुस। यही होता है ना। किसी टीचर को आपको भगवान बना देंगे, सर यू आर द गॉड, यू आर दिस, यू आर दैट, यू आर। फिर दूसरे दिन उस टीचर का कुछ हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अबे तुम तो ये हो, अबे तुम तो वो हो, अबे तुम वो हो। भीड़ के साथ चलोगे, है ना। अगर 10 लोग अच्छा बोल दिया, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा हो गया। 4 लोग उसको खराब बोल दिया तो हम भी खराब बोलेंगे, हम तो जजमेंट देखे ही नहीं, हम तो देखे ही नहीं है उसमें, है कि नहीं। यही होता है। मतलब मैंने पढ़ाना 2019 में स्टार्ट किया था, 19 या 18, याद नहीं मुझे, 18 या 19 में। ठीक है, शुरू में जब मैं क्लास लेता मैं पढ़ाता उतना ही था, वैसा ही पढ़ाता था, सब कुछ तो सेम ही था। कौन पढ़ाने आ गया ये वो, खूब गालियाँ पड़ती थी मुझे यूट्यूब पे। ठीक है, 20 में रिजल्ट अच्छा हो बच्चों का, 21 में रिजल्ट हुआ अच्छा हो बहुत अच्छा का, इस साल ये रिजल्ट बहुत अच्छा हो बच्चों का, तो मार्केट में से बात फैल गया नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ाता है। टीचर तो सेम है तभी भी, अभी भी। तभी लोग पूछते नहीं थे, अभी लोग पूछने लगे, यही डिफरेंस है। समझ रहे हो? तो ये माहौल सेट होता है। अगर तुम उस माहौल का पार्ट बनोगे तब तो हो लिया, भीड़ के साथ जाओगे तो भीड़ में ही रह जाओगे। अब तुम बोलो ना, क्या भीड़ का सिलेक्शन होता है कि जो भीड़ से आगे बढ़ के निकल जाते हैं उनका सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन तो माइनॉरिटी का हो रहा है ना, जो कम संख्या में है, जो भीड़ से अलग रहे। जो सब कर रहे हैं तुम भी वही करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। यू विल हैव टू स्टैंड आउट। समझो बात को। मेरी बात बहुत बुरी लग रही होंगी लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कितना अंदर से, मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, मैं हर बात देखता हूँ ना, तुम एक्टिविज्म में चले जाते हो। अरे भाई इसका कोर्स इतना सस्ता है, इतना बढ़िया आदमी है, ओ माय गॉड, देव मानुष। आप हीरो बना देते हो किसी को भी। ठीक है, अच्छी बात है, आप हीरो बनाइए, आइडियल बनाइए, रोल मॉडल होना चाहिए। मैं भी बहुत बच्चों का रोल मॉडल हूँगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट बेटा अपना काम, अपना टाइम वेस्ट करके मुझे रोल मॉडल मत बनाओ ना। अपना टाइम वेस्ट करके किसी और को रोल मॉडल मत बनाओ, ठीक है। और अंधा किसी को मत फॉलो करो। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ मुझे सुनाओ, मुझे बोलो, ठीक है। अगर कोई दूसरा इंसान गलती कर रहा है उसको सुनाओ, उसको बोलो, ठीक है। और एक और चीज़, जो आपके दिमाग का भ्रम है ना, जो लोग रिवॉल्यूशन चलाते हैं, ये चलाते हैं, वो चलाते हैं, दुनिया की कोई चीज़ फ्री नहीं है, ठीक है। मैं पूरा इकोसिस्टम अगर बोलोगे तो समझा दूंगा कैसे काम करता है ये इकोसिस्टम, ठीक है। बेसिकली मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाता हूँ, तुमको बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना, कहाँ से आता है वो यूट्यूब का पैसा, मुझे तनख्वाह मिलती है तभी मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, मेरा रोजी रोटी चलता है, राइट। कोई इंसान एक सस्ता कोर्स बेचता है, जो भी इंसान, एक इंडिविजुअल आदमी एक सस्ता कोर्स बेचता है वो बेच सकता है ना। उसका क्या है कि प्राइसिंग उतनी है कि उसका खर्चा उतना ही है कि वो एक सस्ता कोर्स बेच देगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। बट वो प्रॉफिटेबल है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का सोर्स ऑफ मनी होता है। अनअकैडमी आपको पढ़ा रहा है क्योंकि अनअकैडमी में इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, तो अनअकैडमी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, अनअकैडमी बहुत लॉस करता है। लेकिन फिर भी आपको पढ़ा पा रहा है क्योंकि उसके पास बैकअप है, इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसे लगा कर रखे हुए हैं और उस इन्वेस्टर्स के पैसे पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जो यूट्यूब चल रहा है, जो तुम्हारा ये टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, वो उस पैसों की वजह से हो रहा है, सब कुछ उससे रिलेटेड है ना। फ्री में मैं कोई रिवॉल्यूशन नहीं चला सकता हूँ। मैं फ्री में 100 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं फ्री में 200 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, बट जो 100 लोगों की टीम है वो फ्री में नहीं काम करेगी ना बेटा। तो कोई भी अच्छी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं हो सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सा बताता हूँ, ठीक है। तो ये एक मापदंड आप बना के रखिए, ठीक है। अब क्या है, इकोसिस्टम का बैलेंस कैसे बना रहेगा। मान लो कोई एक रिक्शा वाले का बेटा है, बहुत बहुत गरीब बच्चा है, अब वो तो हमारा सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहा है मुझसे। बट उसको, जो बच्चे कोर्सेस में पढ़ रहे हैं उनसे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। बट
मैं अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता हूं कि मैं जितना क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे देता हूं उतना ही क्वालिटी कंटेंट अपने प्रीमियम कोर्सेज पे या प्लस कोर्सेज या आइकॉनिक कोर्सेज पे देता हूं, ठीक है। तो जब तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का या किसी और चीज का, तो आप क्या करते हैं, आप एक आध बच्चे की पढ़ाई को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब बोलोगे सर मैं भी तो गरीब हूं, मैं तो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली। तो मिडिल क्लास तो बेटा वो लोअर मिडिल क्लास है, हाँ, उसके पापा कहीं खेती कर रहे होंगे। तो बेटा ये इकोसिस्टम ऐसे चलता है, कुछ लोग कुछ लोगों की मदद करते हैं और कुछ लोग का अपलिफ्टमेंट होता है। बट अगेन, पहले अपना देखो और फिर उसके बाद अपने घर वालों का देखो और फिर समाज का देखो। हमेशा बोला है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है। अगर मुझे किसी को मुफ्त में पढ़ाना होगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने चाचा ताऊ के बच्चों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको पढ़ाऊंगा, फिर मैं अपने गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा, फिर मैं अपने शहर के कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा, और फिर ऐसे 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 एक्सपेंशन होराइजन होता है, ठीक है। तो ये समझो। खैर, मुद्दे की बात यह है बेटा, जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे, जब तक आप इन डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं हो, कोई ये ओपनली बात नहीं करता, ये सब बातें ना कोई ओपनली नहीं करता, जब तक आप इस डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं होंगे तब तक आप जीवन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा चीज समझिए, सबको अपना करियर बनाना है, सबको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, और सबको कुछ अच्छा करना है और कुछ अपने लिए अच्छा करना है। देखो, कोई भी इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता है ना, हर इंसान को थोड़ा अपनी जिंदगी अच्छी करनी है, कुछ मेरे शौक है, मुझे अपने वो शौक पूरे करने हैं, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा थोड़ा अच्छा भी कर लूं, ठीक है। कभी भी कोई इंसान किसी के लिए कुछ अच्छा करता है, कुछ मतलब सोशल सर्विस या सोशल एक्टिविटी करता है, बिकॉज कि उसको अंदर से अच्छा लगता है, उसकी बॉडी डोपामिन रिलीज करती है, उसको खुशी मिलती है। तुम किसी भिखारी को पैसे देते हो तो तुमको सुपीरियर होने का एहसास होता है, तुमको लगता है कि तुमने कुछ बदलाव किया, तुमने कुछ परिवर्तन किया, तो वो तुम्हारे अंदर के बॉडी को संतुष्टि देता है, सेटिस्फैक्शन देता है। बट अगर तुम खुद एक भिखारी हो तो तुम क्या किसी भिखारी की मदद कर पाओगे? तो पहले अपना करियर बनाओ, फिर एक्टिविज्म करना, फिर समाज सुधारना, बट पहले खुद तो सुधर जाओ। मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए क्योंकि आपके यूट्यूब पे बहुत डिस्ट्रैक्शन है, मतलब रोज कोई ना कोई एक्टिविस्ट जाग जाएगा और कुछ ना कुछ एक्टिविज्म करेगा और हो लिया फिर, है ना। कभी नीट को एनटीए को गाली पड़ेगी, कभी किसी टीचर को पड़ेगी, कभी किसी एजुकेशनल संस्था को पड़ेगी, और इवेंचुअली होता क्या है, वो आदमी पॉपुलर हो जाता है और तुम उसी तरह से दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट करते करते रह जाते हो, ठीक है। सो बी फोकस्ड, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और नीट फोड़िए। आप जीवन में अच्छा कर लेंगे तो आप परिवर्तन कर पाएंगे। अभी आप किसी हालत में नहीं है कि आप किसी का परिवर्तन कर पाए। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आएंगी होंगी। आप बड़े हैं इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम बेवकूफ़ होते तो मैं इतनी डिटेल में बात भी नहीं करता, है ना, मेरी ब्रांड इमेज, मेरी क्रेडिबिलिटी पे आ जाता। तो समझो और इसको इम्पैक्टफुल बनाओ और फोकस हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।